अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत है, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। खास तौर पे ये मुबारक महीना है, उम्मीद है रोजे अच्छे चल रहे होंगे। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आस पास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बंदान, मेरा नाम राजिब है और मैं डडियाल आजाद कश्मीर से हूँ, जिसको मिनी लंदन भी कहता है। मैं कुछ वक्त से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर रात के वक्त सुनता हूँ और सुनते सुनते सो जाता हूँ। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आपके साथ अपनी कहानी शेयर करूं। आज वक्त मिला तो लिख रहा हूं। ये वाकया 2024 के आखिर का है, जब मैंने रेंट पर गाड़ी ली। गाड़ी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरे अब्बू का ख़त्म था, जो 1 साल बाद दुआ वगैरह करवाते हैं। मेरे अब्बू 2023 में फौत हुए थे, तो उनका पहला ख़त्म था। काफ़ी सामान वगैरह लाना था मार्केट से। मैंने सोचा कि गाड़ी ले लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। मेरा दोस्त था जो प्राइवेट टैक्सी वगैरह करता था, एयरपोर्ट वगैरह या कहीं भी मिल जाए तो। खैर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने रेंट पर गाड़ी ली हुई है, तो कोई बुकिंग वगैरह मुझको भी देना, थोड़े पैसे निकल आएंगे रेंट के। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था, मैंने गाड़ी भी उसी से सीखी थी। खैर उसने 2 दिन बाद मुझको कॉल की कि एक बुकिंग है, एयरपोर्ट से एक फैमिली को पिक करना है और डडियाल का ही एक इलाका है, वहां उनको ड्रॉप करना है। तकरीबन उस वक्त 12 बजे का वक्त था और मैं उसी वक्त लाहौर से वापस आया था। मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था, उसे अपनी दुकान के लिए डेकोरेशन का सामान लेना था। जिस वक्त मेरे दोस्त का फोन आया, मैं होटल में बैठकर चाय पी रहा था। उसने बताया कि 5 बजे फ्लाइट लैंड हो जाएगी, तुम्हें वक्त पर निकलना पड़ेगा। मुझे गाड़ी चलाने का शौक भी था और नाइट ड्राइव मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने वहीं से जाने का फैसला कर लिया। तकरीबन 12:30 के करीब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। उस वक्त सर्दी शुरू हो चुकी थी और रात के वक्त काफी ठंड हो रही थी। मैंने गाड़ी में हीटर भी लगा रखा था। बहुत जल्द मैं आबादी वाले इलाके को पार कर चुका था और आगे एक जंगल नुमा इलाका आता है, जहाँ एक पुल है जिसे डन गली कहते हैं। उस पुल को अबूर करते ही आप पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। उस पुल के पीछे कोई आबादी नहीं है, सिर्फ घना जंगल है, और रात के वक्त वो जंगल बहुत खौफनाक लगती है। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ गहरी खाई जिसके नीचे दरिया बह रहा था। मैं वहां पहुंच गया। तकरीबन 1 बजे का वक्त हो चुका था। मैं अपनी मस्ती में गाने सुनकर सफर कर रहा था कि अचानक मैंने रास्ते में एक आदमी को खड़े देखा। वो मेरी गाड़ी की तरफ देख रहा था। उसने सिर्फ सुरमई रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, ऊपर कोई जैकेट वगैरह नहीं थी। ये देखकर मुझे लगा कि शायद इसे लिफ्ट दे दूं, बेचारा कहीं जाना चाह रहा होगा। उस वक्त मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं आई कि गाड़ी ना रोकूं या ये आदमी कौन है। मैंने बस यही सोचा कि शायद इसे मदद की जरूरत होगी। खैर मैंने गाड़ी उसके करीब रोकी। वो मुसाफिर वाली सीट की तरफ खड़ा था। मैंने थोड़ा आगे होकर उस पर पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने हाथ से इशारा किया कि आगे जाना है। मैंने कहा, आ जाए अंदर बैठे। वो पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास लग रही थी। मैंने गाने बंद कर दिए क्योंकि वो काफी उम्र रसीद इंसान लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इस तरह गाने सुनना अच्छा नहीं लगेगा। यार मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ रहते हैं और इस वक्त आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? उसने मेरे सवाल का बहुत मुख्तसर जवाब दिया, यहीं से हूँ और आगे जा रहा हूँ। उसकी बात करने का अंदाज मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया और खामोश हो गया। उसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी में काफी सर्दी हो गई है। मैंने पीछे देखा कि कहीं कोई शीशा तो खुला नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक था और वो शख्स भी
आराम से आंखें बंद किए सीट के साथ थोड़ा पीछे होकर बैठा हुआ था। वहां ऐसा होता है कि मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते। मैंने अपने फोन को देखा तो मेरे दोस्त की कॉल आई हुई थी, जिसने मुझे ये बुकिंग दी थी। मैंने सोचा कि इसे कॉल बैक करूं, शायद कोई जरूरी बात हो या जिन लोगों को मैं लेने जा रहा था उनकी बुकिंग से मुतल्लिक कोई मसला हो। मैंने कॉल की, नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लगी। मैंने सोचा कि गाड़ी से नीचे उतरकर कोशिश करूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फैमिली बुकिंग कैंसिल कर चुकी हो या कोई और मसला हो। मैंने गाड़ी एक साइड पर रोकी और उस अंकल से कहा, मैं जरा कॉल कर लूं एक, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। खैर मैं गाड़ी से उतरा और साथ ही एक ऊंची जगह की तरफ गया जो गाड़ी से 2 मिनट के फासले पर थी। मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वही नेटवर्क का मसला था। खैर मैं वापस आ गया और गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वो आदमी वहां से गायब था। ये देखकर मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा शायद वो यहीं कहीं वॉशरूम वगैरह के लिए गया होगा। खैर मैं बाहर निकलकर देखने लगा। अदनान भाई, जो मंजर मैंने देखा उसने मेरा दिल हिला दिया। मैंने देखा वो आदमी गाड़ी के करीब खड़ा है, उसकी मुंह से राल टपक रही है और अजीब किस्म का मवाद। उसकी शक्ल अब चेंज हो चुकी थी, उसकी आंखों से गारे निकल रहे थे और वो अजीब साकित खड़ा था। ये देखकर मैं शदीद खौफजदा हो गया और फौरन गाड़ी में बैठ गया। सबसे पहले मैंने गाड़ी को लॉक कर लिया। इतने में अचानक एक काली भैंस मेरी ड्राइविंग सीट की तरफ गाड़ी को जोर जोर से टक्कर मारने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था वो गाड़ी को उलट देगी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगा। चंद सेकंड पहले ही मैं गाड़ी से उतरा था और वहां उस शख्स के अलावा कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ड्राइविंग सीट का दरवाजा अंदर की तरफ दब चुका है और गाड़ी भी किराए की थी। किराए के पैसे बचाने के चक्कर में मेरा और भी ज्यादा नुकसान हो चुका था। खैर मुझे जो भी कुरानी आयत आती थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी और गाड़ी को फौरन स्टार्ट कर दिया। शुक्र था कि गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई और मैंने तेजी से चलाना शुरू कर दिया। उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भैंस मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही हो। मेरे हाथ पांव उस वक्त कांप रहे थे और मैं शदीद खौफजदा हो चुका था। तकरीबन 5 मिनट के बाद उसका एहसास मुझे कम होने लगा और मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया ही था कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट गया हो। जब ये बेल्ट टूट जाए तो अगर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें तो इंजन मुकम्मल तौर पर खराब हो जाता है और फिर इसे दोबारा ठीक करवाना पड़ता है। जिन लोगों के पास डीजल गाड़ी होगी इन्हें बेहतर अंदाजा होगा कि ये मसला कितना बड़ा होता है। मैं पहले ही काफी नुकसान उठा चुका था और मैं मजीद खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इसके साथ ही मैं शदीद खौफजदा भी था। इतने में मेरी नजर सामने एक घर पर पड़ी जो मेरी गाड़ी से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर था। मैं पहले भी हजारों बार उस रास्ते से गुजरा था और इस घर को कई बार देखा था, लेकिन कभी गौर नहीं किया था। ये एक हवेली नुमा पुरानी तर्ज का मकान था जिसे हम कोठी कहते हैं। यहाँ ज्यादातर घर उसी तरह के होते हैं जो 3 से 4 मंजिला होते हैं। खैर मैं गाड़ी से बाहर निकला और इस घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। हवेली में मुकम्मल अंधेरा था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ था। एक तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं उसी रोशनी की तरफ बढ़ा और जोर से आवाज देने लगा, कोई है यहाँ? इतने में मैं एक कमरे की तरफ बढ़ा जहां से रोशनी आ रही थी। जब मैंने अंदर झांका तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी। उनके पास 4 बच्चे बैठे हुए थे। वो बच्चे एक चूल्हे के गिर्द बैठे लकड़ियां जला रहे थे और चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में दूध उबल रहा था जिससे भाप निकल रही थी। मैंने दरवाजे से उनसे सलाम किया। मुझे डर था कि न जाने वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि आधी रात को ये अजनबी शख्स इनके घर क्यों आया। लेकिन हैरत की बात यह थी उन सब ने कोई हैरान कुन रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि बहुत अदब से मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने सोचा रात के 2:30 बज रहे हैं और ये बच्चे इस वक्त दूध पी रहे हैं।
ये सोचते हुए मैं कमरे के अंदर चला गया, इनके करीब ही बैठ गया। मैं पहले ही बहुत डरा हुआ था जो कुछ मेरे साथ रास्ते में हुआ था, लेकिन ये देखकर मेरा खौफ और बढ़ गया कि वो बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 साल के होंगे, एक अजनबी आदमी को रात के इस पहर अपने पास बैठा देखकर बिल्कुल भी हैरान या खौफजदा नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें मेरी कोई परवाह ना हो। उनकी सारी तवज्जो बस उस दूध पर थी जो एक बड़े बर्तन में चूल्हे पर उबल रहा था। उसी दौरान उन बाबा जी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे साथ रास्ते में ये सब कुछ हुआ है। बाबा जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, बेटा पुरसुकून हो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। और इससे पहले कि मैं उनसे पूछता कि आप कौन और ये बच्चे कौन हैं, इन्होंने मिट्टी के गिलास में दूध मुझे पेश किया। मैंने वो गिलास ले लिया क्योंकि मुझे शदीद प्यास लगी हुई थी। जैसे ही मैंने गिलास पकड़ा, उनका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ। अदनान भाई, यकीन मानिए उनका हाथ इतना नरम था जैसे रुई हो। यार मैंने दूध का पहला घूंट लिया और कसम से मैंने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा मजेदार दूध कभी नहीं पिया। उसका जायका, उसकी खुशबू, सब कुछ अलग और हैरान कुन थी। उस दौरान मैंने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की जो आग के चारों तरफ गोल दायरा बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये बात मुझे अजीब तो लगी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। दूध पीने लगा। मैंने बाबा जी को बताया कि मैं एयरपोर्ट जा रहा था और रास्ते में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने मेरी तमाम बातों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अचानक मुझसे कहा, बेटा तुम बहुत खूबसूरत जवान हो माशाल्लाह, लेकिन ये सोने के दांत क्यों लगवाए हुए हैं? तुम्हें मालूम है कि ये मर्दों के लिए हराम है, ना इनसे वुजू होता है और ना नमाज कबूल होती है। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया और फौरन कहा, जी बाबा जी,